Hello dear students, welcome to the virtual mode of this online class. In this session we will learn about one of the most important topic of physics, that is electromagnetic induction. So electromagnetic induction के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ बेनिफिट्स पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे जो मॉडर्न इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है उसका बेसिक फाउंडेशन है। तो कुछ बेनिफिट्स आप लोगों को बता दें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उनमें से पहला है हमारा पावर स्टेशन। जितने भी पावर स्टेशंस हैं, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हो, चाहे थर्मल पावर स्टेशन हो या विंड पावर स्टेशन हो, ये सभी चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सेकेंडली, हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उनका भी बेसिक प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे हमारा वायरलेस चार्जर हो गया, वायरलेस चार्जर, इंडक्शन हीटर, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो हमारा पूरा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिकल का, उसका बेसिक फाउंडेशन ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। यानी कि ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो ना सिर्फ हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिकल का, उसका फाउंडेशन ही, उसको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसी भी कॉइल या किसी भी कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रिक ईएमएफ या करंट का इंड्यूस होता है। जब हम ये कैसे होता है, जैसे मान लो ये एक कॉइल है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट का इंड्यूस होगा जब हम इसके कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, इस कॉइल के थ्रू जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, इसको अगर हम वेरी कर सकेंगे तो यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा? यहाँ पे कुछ करंट या ईएमएफ का इंड्यूस होगा। इसी फिनोमिना का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, द फिनोमिनन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो किसी भी कॉइल में या किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ या करंट का जनरेट होना किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करके, इस फिनोमिना का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यही बेसिक प्रिंसिपल है कि इसका हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, उसका बेसिक फाउंडेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है, तो एक मिनट, ये स्लाइड थोड़ा। तो इसमें हमने एक टर्म यूज़ किया, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने से पहले ये एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है जिसको हमें डिस्कस करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? आप लोगों ने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस के थ्रू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? जैसे मान लो ये एक सरफेस है, इस सरफेस के थ्रू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होते हैं, उसको हम क्या कहते थे? इसको हम कहते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता था 5 सब्सक्रिप्ट ई। तो फ्लक्स क्या वैल्यू कितना होता था? E डॉट ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से
कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस हो रहे हैं इस कॉइल के थ्रू, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी सर्किट या सरफेस परपेंडिकुलरली इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कुछ जो इस सरफेस से पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई बी से। उसका वैल्यू कितना होता है कि यहाँ पे जैसे मान लो 3 नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स पास हो रहा है, इसका मतलब है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है 3 है। इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है बी डॉट ए वेक्टर से। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया, उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए वेक्टर के। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन भी है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, किसी भी सरफेस से कितना लिंक्ड है, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस परपेंडिकुलरली। यानी कि किसी भी सरफेस से कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रहा है, उस मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसका सिंबल क्या है, 5B से, जो कि डिफ्रेंशिएट कराता है बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। दोनों का सिंबल सेम है। फ्लक्स को किस से डिनोट किया जाता है, फाई से, लेकिन सबस्क्रिप्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, वहाँ पे ई होगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बी होता है। ठीक है, तो फ्लक्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं 5B इज इक्वल टू, अभी बताया, बी डॉट ए वेक्टर। यानी कि फ्लक्स किन पे डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर पे। एग्जांपल के तौर पर मान लो फ्लक्स का वैल्यू बी पे जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगा, मतलब फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस आल्सो इंक्रीजेस, यानी कि ज़्यादा होगा उसमें, और जितना बड़ा एरिया होगा उस सरफेस से फ्लक्स लिंक जो होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मान लो ये एक सरफेस है, मान लो इस सरफेस से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास होंगे, मतलब फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। अगर इस एरिया को हम इंक्रीज़ कर दें, तो इंक्रीज़ होने पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया आल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पे एरिया इंक्रीज़ होने पे फील्ड लाइंस जो बाहर जा रहा था पहले केस में, अभी इसके अंदर से पास होने लगेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज़ होगा। साथ ही साथ इसको हम कैसे लिखते हैं, फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो बी डॉट ए का वैल्यू कितना होता है, बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे और एक डिपेंडेंसी आ गया, कॉस थीटा। एक तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड होता है, दूसरा एरिया वेक्टर पे डिपेंड होता है, साथ ही साथ कॉस थीटा पे होता है। तो कॉस थीटा क्या चीज़ है, मान लो एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इसके थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास ना होके कुछ एंगल पे इंक्लाइंडली इस सरफेस के थ्रू पास हुआ, तो उस केस में जो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलरली। तो परपेंडिकुलरली कितना पास होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मान लो ये एक सरफेस है, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर होगा, हमेशा उसका डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मान लो ये कुछ एंगल पे, इंक्लाइंड एंगल थीटा एंगल पे पास हो रहा है, किसके साथ एंगल बना के, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो इस केस में हमें क्या देखना है, इस मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा वाला कंपोनेंट देखना है जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा वाला कंपोनेंट होगा, हमें पता है बी वेक्टर को रिजॉल्व करके इसका जो बी कॉस थीटा कंपोनेंट है वो किसके साथ आएगा, एरिया वेक्टर के साथ आएगा, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ आएगा। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो बी कॉस थीटा क्या आ गया, हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया सरफेस का, यानी कि एरिया वेक्टर का साथ कंपोनेंट वाला। इसीलिए जो फ्लक्स का वैल्यू जितना भी कॉस थीटा ज़्यादा होगा उतना फ्लक्स का वैल्यू भी ज़्यादा होगा।
इसीलिए हमारा बी कॉस थीटा कंपोनेंट क्या होता है, फ्लक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है। जैसे मान लो हमने पहले बताया फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ये इस केस में जब थीटा का वैल्यू कितना हो, जब थीटा का वैल्यू 0 हो। ठीक है, यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा था वो सरफेस के परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर के साथ हो, तब उस केस में फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है। नहीं तो फ्लक्स इक्वल टू क्या है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी कॉस थीटा, ये हर केसेस के लिए। ठीक है, तो फ्लक्स इक्वल टू बी कॉस थीटा, साथ ही साथ एरिया पे डिपेंड करता है, तो बी कॉस थीटा इंटू ए, यानी कि बी ए कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है, बी ए कॉस थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्लक्स इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यह हमारा आ गया फ्लक्स का वैल्यू। तो हमें समझ में आ गया कि फ्लक्स क्या चीज़ है। फ्लक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने देखा, हमने समझा कि अगर किसी भी कॉइल में आप लोगों को क्या चाहिए, करंट का वैल्यू चाहिए। इसमें अगर करंट फ्लो कराना है तो हमें क्या करना चाहिए, इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स लिंक्ड है उसको वेरी करते रहना चाहिए, यानी कि फ्लक्स को चेंज करना है। फ्लक्स को चेंज करने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा। एरिया चेंज करेंगे इस कॉइल का, इस सरफेस का, तो तब भी हमें फ्लक्स चेंज होगा। और cos थीटा का वैल्यू, थीटा इज एंगल बिटवीन क्या है, थीटा इज, यहाँ पे लिखते हैं थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर है। अगर थीटा चेंज करेंगे तब भी क्या होगा, हमारा फ्लक्स का वैल्यू चेंज होगा। तो इन तीनों केसेस में हम फ्लक्स को वेरी कर सकते हैं और हम ईएमएफ या करंट को सर्किट में इंड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, तो इसी फिनोमिना का नाम, जहाँ पे फ्लक्स चेंज करके कंडक्टर या किसी भी कॉइल में ईएमएफ और करंट को इंड्यूस कराता है, इसी फिनोमिना का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फ्लक्स को अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि कैलकुलेट द फ्लक्स लिंक्ड विद ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एरिया का डायमेंशन दिया गया है 10 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है ऑफ कितने मैग्नीट्यूड का, 0.5 टेस्ला विथ इट्स प्लेन, इसके प्लेन से तो विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड। और 3 कंडीशन दिया गया है। प्लेन को पहली बार नॉर्मल, प्लेन को पहले केस में नॉर्मल टू द फील्ड रखा गया है, दूसरे केस में पैरेलल टू द फील्ड रखा गया है और तीसरे केस में 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन किया गया है। तो हम इसका फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे। एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया था, एक चीज़ हमने नहीं बताया, फ्लक्स का ऐसा यूनिट, एक तो फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, कोई भी डॉट प्रोडक्ट हो बी डॉट ए। ठीक है, तो बी डॉट ए हमेशा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा उसका रिजल्टेंट स्केलर होता है। तो फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है, एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कि टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसको हम क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं। टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं। ठीक, तो फ्लक्स का एसआई यूनिट हो गया वेबर। अब हम डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन को, ये पहले बताना था। तो हमारे पास क्या था,
एक कॉइल था, एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल का क्या क्या दिया है, एरिया का डायमेंशन दिया है जिसका वैल्यू है, इसका ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ जो है 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3 कंडीशन दिया गया है। पहले केस में क्या दिया गया है कि प्लेन फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये सरफेस हो गया, प्लेन हुआ, प्लेन के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। ठीक सो, तो यहाँ पे क्या हुआ, एंगल बिटवीन द सरफेस 90 डिग्री, इस सरफेस के साथ इसका एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो पहले गिवन वैल्यू लिखते हैं, हमें दिया गया है b का वैल्यू, गिवन में क्या है, b इक्वल टू कितना दिया गया है, 0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला। लेंथ का वैल्यू है, लेंथ 40 सेंटीमीटर, इसको ऐसा यूनिट में चेंज करो, 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ब्रेथ है इसका 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फ्लक्स। और यहाँ पे इस केस में, पहले केस में, फर्स्ट केस में थीटा इक्वल टू कितना है, दोनों के बीच में थीटा हमें क्या लेना है, बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इस सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर हुआ तो फील्ड के साथ क्या हुआ, 0 डिग्री पे हुआ, सेम डायरेक्शन में हुआ, तो थीटा इस केस में कितना होगा, 0 डिग्री। दिया गया है यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेकिन हमें थीटा क्या है, थीटा का एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि बी वेक्टर और ए वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हुआ, एंगल कितना बना, एंगल 0 डिग्री बना। ठीक है, वो याद रखना, वो ध्यान में रखना है। अच्छा, तो हमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो फ्लक्स का वैल्यू, फ्लक्स इक्वल टू कितना होता है, बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। फ्लक्स इक्वल टू बी का वैल्यू पुट करो 0.5 इंटू एरिया का वैल्यू 40 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ 40 इंटू 10⁻⁻² इंटू ब्रेथ का वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻² इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, फाई इक्वल टू 0.5 इंटू, यहाँ पे हुआ ये 0 ये 0 इस 2 के साथ कैंसिल हुआ, यहाँ पे हुआ 4 इंटू 10⁻⁻² कॉस 0 का वैल्यू 1, तो फाई इक्वल टू कितना हुआ, 0.5 इंटू 4 लगाया तो कितना होगा, 5/, चलो एक बार करते हैं, 5/10 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻², 5 इक्वल टू 20/10 इंटू 10⁻⁻²। फ्लक्स इक्वल टू कितना होगा, 10⁻² इंटू 10⁻⁻² वेबर। तो पहले केस में जो फ्लक्स लिंक विद द सरफेस आ गया 2 इंटू 10⁻⁻², ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड केस के लिए देखते हैं। सेकंड केस आप लिख सकते हैं, तो सेकंड केस के लिए बी पार्ट, इसमें क्या दिया है, पैरेलल टू द फील्ड। पैरेलल टू द फील्ड मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ये पास हो रहा था तो यहाँ से जो सरफेस का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इसके पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल कुछ इस तरीके से रखा गया है फील्ड में, तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना हुआ इस केस में, 90 डिग्री। ठीक सो, तो फ्लक्स का वैल्यू निकालने के लिए फाई इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा, यानी कि कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस ऑफ 90 कितना होता है, 0 के इक्वल, यानी कि इस केस में फ्लक्स कोई भी पास नहीं होगा, यानी कि सरफेस के साथ कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा। हमारा तीसरा इक्वेशन है, तीसरा पार्ट है, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द फील्ड। जैसे
अगर ये फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और हमने सरफेस को इसके इंक्लाइन 30 डिग्री पे रखा गया है, ये हुआ रेक्टेंगुलर कॉइल का डायरेक्शन, जो कि कितना होगा 30 डिग्री सरफेस के साथ। और इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा, यानी कि एरिया वेक्टर ये वाला आएगा। ठीक है, तो ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है। टोटल ये सरफेस और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल होता है 90 डिग्री। ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, रिमेनिंग एंगल जो बी और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री किसके साथ था, 30 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के साथ था। सरफेस और एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री है, तो बी और ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा 90 - 30 यानी कि 60 डिग्री का एंगल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में थीटा इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, फाई का वैल्यू, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू वैल्यू पुट करो, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 0.5 टेस्ला इंटू एरिया यानी कि 10 × 10⁻² इंटू लेंथ कितना है 40 × 10⁻² इंटू कॉस ऑफ, इस बार कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी 0 0 कैंसिल करेंगे -2 के साथ। फाई इक्वल टू कितना आया 0.5 इंटू 4 इंटू 10⁻² कॉस ऑफ 60 यानी कि 1/2 आ गया। कॉस ऑफ 60 कितना आ गया 1/2। तो फाई का वैल्यू कितना आएगा, फाई का वैल्यू आएगा 0.5 इंटू 4 यानी कि 5/10, इसको रखेंगे इंटू 4, यहाँ से कैंसिल हो रहा है 2 2 = 4, 4 कैंसिल होके कितना रहा 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ये 5 2 = 10, 10 10 कैंसिल हुआ। फाई इक्वल टू कितना आया, फाई इक्वल टू 10⁻², 10⁻² वेबर, ये इसका वैल्यू आया। तो फ्लक्स का वैल्यू कितना आया 10⁻²। तीनों केसेस में हमने क्या चेंज किया था, खाली एंगल चेंज किया था, लेकिन फ्लक्स का वैल्यू तीनों चीज़ों में क्या आ रहा है, तीनों केसेस में डिफरेंट आ रहा है। मतलब हमने ना ही मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराया, ना ही एरिया वेक्टर को चेंज कराया, ना ही एरिया को चेंज कराया, सिर्फ उनका इंक्लिनेशन में चेंजेस लाया, फिर भी फ्लक्स का वैल्यू क्या आ रहा है चेंजेस आ रहा है, यानी कि डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब साफ हुआ कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। इसीलिए फॉर्मूले में हमें क्या देखने को मिलता है, फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, फ्लक्स जो नॉर्मली पास होंगे, कितने नंबर ऑफ लाइंस पास होंगे, वो डिपेंड करेंगे कॉस थीटा पे। थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो बेसिक फाउंडेशन है, वो माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हम हर उसमें यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, उसका बेसिक फाउंडेशन ही इनके एक्सपेरिमेंट्स आया था। तो फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट क्या है, उन्होंने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व किया जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर्ड हुआ। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उन्होंने क्या किया, एक कॉइल लिया, ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, इस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का काम है किसी भी करंट को डिटेक्ट करना, यानी कि सर्किट में अगर छोटी से छोटी करंट भी अवेलेबल है तो उसको डिटेक्ट करना किसका काम है, गैल्वेनोमीटर का। मान लो इसका ये नल पॉइंट है 0 पॉइंट, और यहाँ से एक तरफ इस तरह से मीटर लगा होगा, तो इसमें अगर करंट एक डायरेक्शन में एक बार फ्लो हुआ, अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ तो नीडल का डायरेक्शन भी रिवर्स होगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, किसी भी स्मॉल करंट को मेजर करना, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का काम है। यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट क्या करता है, बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो ये इसका मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, जैसे ही इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के
नज़दीक अप्रोच कराया गया, उन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व क्या, नीडल में एक डिफ्लेक्शन शो हो रहा था, इस नीडल में डिफ्लेक्शन शो हो रहा था, यानी कि अप्रोच करने पे, मैग्नेटिक फील्ड को अप्रोच करने पे कॉइल में क्या आ रहा था, कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा था, यहाँ पे कुछ करंट इंड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा था, डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। अच्छा, फिर इसी बार मैग्नेट को दूसरी बार में इन्होंने दूर मूव कराया, तो इस केस में जो इंड्यूस हो रहा था, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन शो हो रहा था, उसका डायरेक्शन जो है रिवर्स हो रहा था। ठीक है, डिफ्लेक्शन शो हो रहा था, लेकिन उसका डिफ्लेक्शन जो है दूसरी तरफ हो रहा था, यानी कि करंट का जो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट का डायरेक्शन क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है। ठीक है, जैसे ही स्टॉप कर रहा था, ये नीडल किस पे आ रहा था, 0 पॉइंट पे आ रहा था, यानी कि स्टॉप हो रहा था, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था। और एक चीज़ उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, इस बार मैग्नेट को अगर हम धीरे से मूव कराएंगे इसके पास में या दूर, तो नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल कम हो रहा था। अगर हम उसको फास्टली मूव कराएंगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, बहुत ही लार्ज डिफ्लेक्शन शो हो रहा था, यानी कि जितना फास्ट मूव करेंगे वहाँ पे ईएमएफ और करंट का वैल्यू ज़्यादा इंड्यूस हो रहा है। ये उनका पहला ऑब्जर्वेशन था, पहले एक्सपेरिमेंट के बेस पे। सेकंडली उन्होंने सोचा कि पहले एक्सपेरिमेंट से क्या सोचा कि यहाँ पे जो करंट इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो किसकी वजह से है, वो बार मैग्नेट की वजह से। शायद उन्हें लगा कि शायद ये बार मैग्नेट की वजह से क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। तो उन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट किया, जिनमें उसने क्या किया, जो बार मैग्नेट को रिप्लेस करके एक कॉइल लिया, इस कॉइल से एक बैटरी कनेक्ट कराया, यानी कि इसमें करंट फ्लो कराया, फिर उसके बाद यहाँ इसको फिर से एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कराया, वही कॉइल लिया। ये क्या करता है, करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो पहले केस में बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया था, दूसरे केस में उन्होंने कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया, और इसके बाद इस कॉइल को मूव कराया किसके, इस जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है उस कॉइल की तरफ अप्रोच किया। तो यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ, तो सेम जो पहला वाला केस था वो यहाँ पे भी रिपीट हुआ। और दूर ले जाने पे इस कॉइल को दूर ले जाने पे डिफ्लेक्शन का जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो रहा था। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि हमें कोई बार मैग्नेट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो इसके कॉइल की तरफ, कोई भी मैग्नेटिक, इसके सराउंडिंग में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर हम उस फील्ड को चेंज करेंगे हमें क्या मिलेगा, इंड्यूस ईएमएफ मिल जाएगा या इंड्यूस करंट मिल जाएगा। ये उनका मानना था दूसरे एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्हें लगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों केसेस में रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट और कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल विथ अदर कॉइल जिसमें करंट कैरिंग कॉइल, और दूसरा जो कॉइल है उनके बीच का जो रिलेटिव मोशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। उन्हें पहले दो ऑब्जर्वेशन से ये लगा कि शायद रिलेटिव मोशन जो है दोनों के बीच का वो कारण हो सकता है क्या इंड्यूस होने का, ईएमएफ या करंट इंड्यूस होने का। लेकिन उन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट किया, तीसरा एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने इसी सर्किट को एक की से कनेक्ट किया। तो इसमें उन्होंने कोई मोशन नहीं कराया, दोनों को एक स्टैटिक बिल्कुल क्लोज रखा। फिर उसके बाद ये गैल्वेनोमीटर है, तो की को जैसे ही ऑन किया, इंस्टेंटली यहाँ पे डिफ्लेक्शन थोड़े कुछ इंस्टेंट के लिए डिफ्लेक्शन शो हुआ, फिर वापस ज़ीरो पे आ रहा था। जैसे ही स्विच ऑफ किया, पहले केस में स्विच ऑन करने पे एक बार इस तरफ डिफ्लेक्शन हुआ है, तो स्विच ऑफ करने पे
इंस्टेंटली थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन इस बार रिवर्स हो रहा है। तो उनका मानना यह था कि जो पहले केसेस में उन्हें लग रहा था कि रिलेटिव मोशन कारण हो सकता है किसका, इस इंड्यूस ईएमएफ या करंट का, लेकिन जो तीसरा केस है उसमें उन्हें ये पता चला कि रिलेटिव मोशन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है। तो इसको एक्सप्लेन भी करते हैं तीनों केसेस में क्या हो रहा है। जैसे हम इसको अप्रोच कर रहा है मैग्नेट को, तो दूर होने पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है इस कॉइल के थ्रू वो कम पास हो रहा है। फिर उसके बाद जब क्लोज आ रहा है ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से पास हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स का वैल्यू पहले कम था, कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होने पे फिर क्लोज लाया तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हुआ, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ हुआ। इस इंक्रीज फ्लक्स के कारण ही यहाँ पे क्या हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। दूसरी तरफ जो मैग्नेटिक जो दूर ले जाने पे, फार ले जाने पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रहा है। पहले ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नज़दीक होने पे था, जैसे ही हम उसको दूर ले जाएंगे उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डिक्रीज़ होगा इस कॉइल के थ्रू। ठीक है, तो कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ का इंड्यूस होगा। दूसरे केस में भी वैसा ही है, नज़दीक लाने पे, अप्रोच करने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा पास होंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा पास होंगे तो फ्लक्स का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, और दूर ले जाने पे, फार मूव कराने पे क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। तीसरे केस में क्या हो रहा है, जैसे हमने की स्विच ऑफ रखा था, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से पास नहीं हो रहे थे। जैसे ही की ऑन किया, जीरो से लेकर, पहले जीरो था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे जीरो पास हो रहे थे, कुछ इंस्टेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का वैल्यू इंक्रीज़ होना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर कांस्टेंट आ जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन कुछ मोमेंट के लिए यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास होना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास होंगे तो फ्लक्स का वैल्यू भी क्या होगा, कुछ मोमेंट के लिए इंक्रीज़ करेंगे। तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा, करंट या ईएमएफ का करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो करेंगे। ठीक है, जैसे ही स्विच ऑन है उसके बाद हमने स्विच ऑफ किया तो क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कांस्टेंट है वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ होना शुरू करेंगे। ज़ीरो पे आना है तो डिक्रीज़, कुछ मूवमेंट के लिए वो डिक्रीज़ होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज़ होगा और ईएमएफ का इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे फैराडे और हेनरी का, जिनके बेसिस पे और इन्हीं एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने बहुत दो इम्पोर्टेंट लॉज दिए, जिनका नाम है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहला लॉ क्या बताता है कि जब भी हम किसी कॉइल या कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराएंगे, वहाँ पे क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ का इंड्यूस होगा, और ये ईएमएफ तब तक इंड्यूस होते रहेंगे जब तक आप उस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे। यानी कि ये एक कॉइल है, मान लो, इस कॉइल के थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करते रहेंगे, जो फील्ड लाइन्स है या जो भी चेंजेस करेंगे, आप लोगों को पता है फ्लक्स किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, बी ए कॉस थीटा, चाहे बी वेरी करो, एरिया वेरी करो या थीटा वेरी करो, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। जब तक आप इस फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे, इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा, करंट या ईएमएफ का इंड्यूस होगा। तो उनका पहला लॉ था कि व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल, देयर विल बी इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल। सेकंड लॉ क्या बताता है, सेकंड लॉ कि अब ईएमएफ और करंट का इंड्यूस तो हो रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितनी मैग्नीट्यूड ये कॉइल में ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा, तो वो सेकंड लॉ में अवेलेबल है। सेकंड लॉ ये बताता है कि इस कॉइल में अगर आपको ईएमएफ का इंड्यूस कराना है, ज़्यादा ईएमएफ का इंड्यूस कराना है, तो जो फ्लक्स का रेट है, टाइम रेट है, उसको क्या करो, इंक्रीज़ करो। यानी कि रेट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ जो है, इंड्यूस ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ
चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना आप फास्टली फ्लक्स को चेंज कराएंगे उतना कॉइल में ज़्यादा ईएमएफ का इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसको हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा कि अगर रिलेटिव मोशन फास्ट हो रहा था तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज हो रहा था, इसीलिए इसमें ईएमएफ का वैल्यू भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो कर रहा है। तो ईएमएफ किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, और यही फैराडे का सेकंड लॉ था। और इसमें बताया गया है द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट कॉइल। इसको डिनोट किया जाता है ई से, ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। माइनस क्या चीज़ है वो हम आगे लेंस लॉ में पढ़ेंगे, यानी कि ये डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ हमेशा अपोज करता है किसका, जिससे वो पैदा हुआ है, यानी कि जिससे वो बने हुए हैं उसी को वो क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ये इसका डायरेक्शन का सिंबल है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है माइनस का वैल्यू। ठीक है, तो ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अच्छा, तो ये एक कॉइल सीलिंग है। हमारे जितने भी कॉइल्स होते हैं वो हमेशा एन टर्न्स में होता है, बहुत सारे टर्न्स में मौजूद होते हैं। तो ईएमएफ का इंड्यूस जो है, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, एक कॉइल से डी फाई अपॉन डी टी लिंक होगा, दूसरे कॉइल से ईएमएफ जो है फिर से डी फाई अपॉन डी टी होगा। यानी कि एन नंबर ऑफ, अगर हमारे पास एन टर्न्स है तो ईएमएफ का वैल्यू कितना आएगा, एन डी फाई अपॉन डी टी। हर कॉइल से कितने ईएमएफ का लिंक होगा, ईएमएफ का इंड्यूस होगा, डी फाई अपॉन डी टी। एन टर्न्स के लिए एन डी फाई अपॉन डी टी। यानी कि अगर हमें ईएमएफ को इंक्रीज़ कराना है तो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को भी इंक्रीज़ करके हम ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, तो लास्ट टॉपिक है हमारा, इस का डायरेक्शन पता करना है। माइनस का वैल्यू कैसे आया, तो माइनस का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस का वैल्यू डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है, और इसको लेंस लॉ कहते हैं। लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। वो क्या बोलता है कि किसी भी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन वैसा होगा कि वो अपने जो जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है उसी को वो अपोज करे। मतलब ये है कि जो हमारा कॉइल था पहले एक्सपेरिमेंट में, ये एक कॉइल है। अगर हमने यहाँ से एक मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको हमने अप्रोच कराया, तो अप्रोच कराया, नज़दीक लाया, नज़दीक लाने पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास होंगे इस कॉइल के थ्रू। ठीक है, तो ज़्यादा पास होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ करने पे क्या होगा, यहाँ पे एक ईएमएफ का इंड्यूस होगा। अब ईएमएफ इंड्यूस होगा, सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो होगा, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, किसी भी कॉइल में दो डायरेक्शन ऑफ करंट हो सकता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर क्लॉकवाइज इसको अप्रोच करने पे या क्लॉकवाइज आ सकता है या एंटी क्लॉकवाइज आ सकता है, उसको पता करने के लिए हमें लेंस लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो लेंस लॉ में हमने बताया कि वो किसको अपोज करते हैं, अपने कॉज को अपोज करते हैं, जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है उसी को अपोज करेंगे। हमने क्या किया, मैग्नेट को नज़दीक लाया, नज़दीक लाने पे क्या हुआ, नज़दीक लाने पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ हुआ। तो ये कैसा करंट प्रोड्यूस करेंगे, इसका करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि कॉइल में क्या बनता है, जब भी करंट फ्लो होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसका भी नॉर्थ पोल बनता है, उसका भी साउथ पोल बनता है। अगर इसको अप्रोच करने पे, इसको अप्रोच लाने पे इसका क्या ये होगा, इसका बिहेवियर क्या होगा, ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया था, इसको अप्रोच करके इसको प्रोड्यूस कराया था। अब ये क्या करना चाहेंगे, इसको रिपेल करना चाहेंगे। रिपेल कैसे होगा, जब इसी साइड, यानी कि ये वाला फेज जो है नॉर्थ पोल ही बने। नॉर्थ पोल कैसे बनेगा, जब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, करंट एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो होता है। ठीक सो, एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो होता है। हमें ये भी पता है
एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो होता है तो ये वाला फेस क्या बन जाता है, नॉर्थ पोल बन जाता है और ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे। ये किस वजह से बना है, अप्रोच करने की वजह से बना है। तो ये क्या करना चाहेंगे, इसको रिपेल करना चाहेंगे और यहाँ पे कौन सा वाला करंट प्रोड्यूस करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएंगे। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन है। अब अगर हम इसको दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, फार मूव कराने की कोशिश करेंगे, तो फार मूव होने पे फ्लक्स डिक्रीज होगा। अब ये क्या करना चाहेंगे, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अट्रैक्ट कैसे होगा, अट्रैक्ट होने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे साउथ पोल आना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ है, इसको हमने फार मूव कराया तो इसको ये क्या करना चाहेंगे, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अट्रैक्ट कब होगा, जब यहाँ पे साउथ पोल बनेंगे। साउथ पोल कब बनता है, साउथ पोल जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे। लेंज लॉ यही बताता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज ऑलवेज सच दैट इट अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। यानी कि सन किल्स फादर। यानी कि जिससे वो पैदा हुआ है उसी को वो क्या करना चाहेंगे, उसी को वो अपोज करना चाहेंगे। ठीक है, ये इसका लॉ था, लेंज लॉ का, जो हमें डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ का डायरेक्शन बताता है। क्यों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।